जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो कर रहे हैं। सभी प्रकार के जो चैप्टर हैं हम क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में कर रहे हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है स्कंदगुप्त। पिछले 2-3 सालों से कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो पूरी संभावना है कि आपको इस बार सवाल पूछा जाएगा। सारे चैप्टर हम आपको हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है स्कंदगुप्त। शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, स्कंदगुप्त की भाषा शैली पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आपसे 10 नंबर में पूछ सकता है, 15 नंबर में पूछ सकता है, 20 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है। भाषा शैली, सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शैली क्या होती है, क्योंकि ये प्रश्न किसी भी उपन्यास से संबंधित हो सकता है आपसे पूछ ले कि गोदान उपन्यास की भाषा शैली पर विचार कीजिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसकी भाषा शैली पर विचार कीजिए। तो भाषा शैली जो है ना वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाषा शैली में क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाषा शैली में आएगा कि उस रचना की भाषा कैसी है। मतलब उस रचना की जो भाषा है ना वो हिंदी है, उसमें देशज शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, उसमें जो तद्भव शब्द होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, उसमें विदेशी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, क्या उसमें जो तत्समी शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, क्या भाषा में मुहावरों का प्रयोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या उस भाषा में बिंब का प्रयोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, किस तरह के बिंब का प्रयोग हुआ है, किस तरह के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, क्या उसमें सूत्र भाषा का प्रयोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सूत्र भाषा क्या होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आती हैं भाषा शैली में, क्योंकि अगर किसी भी रचना की भाषा अच्छी है ना तो दर्शक जो है अपना उस रचना के साथ में एक तादात्म्य बना पाएगा। जैसे नॉर्थ में रहने वाले जो लोग हैं ना वो हिंदी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ में पढ़ने वाले को अगर आप साउथ की मूवी दिखाओगे तमिल भाषा में तो वो जो कनेक्शन है ना वो कनेक्शन बन नहीं पाएगा। तो भाषा जो है ना वो बड़ा मायने रखती है। तो हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की भाषा शैली की। सबसे पहले बात तो हिंदी नाटक का जो पूरा इतिहास है ना उसमें जितना विवाद जयशंकर प्रसाद की भाषा को लेकर है ना उतना किसी भी अन्य रचनाकार के संबंध में नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि कई आलोचक जो है ना वो प्रसाद की भाषा की उपयुक्तता पर संदेह करते हैं, जबकि कई आलोचक ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रसाद की जो भाषा ना उसमें बड़ी क्रिएटिविटी है, उसमें बड़ी सृजनात्मकता है, उसको महत्व देते हैं। तो ऐसा क्यों है प्रसाद के संबंध में? क्योंकि प्रसाद की जो भाषा होती है ना वो बड़ी टफ होती है। प्रसाद की भाषा में जो तत्समी शब्द होते हैं, जो संस्कृत से संबंधित शब्द होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और साधारण आदमी के लिए संस्कृत जैसे शब्दों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से कई आलोचक कहते हैं कि प्रसाद की भाषा अपनी जगह सही है, लेकिन वो नाटकों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि पुराने समय में 90s के टाइम पे जो नाटकों को यूज़ किया जाता था वो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता था, ताकि लोगों को हम वर्तमान समय की समस्याओं को बता सकें, उन्हें नाटक के माध्यम से बता सकें। क्योंकि उस वक्त तो जो लोग होते थे ना वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो पढ़ तो सकते नहीं थे, इसलिए नाटक के माध्यम से उन्हें परिस्थितियों को समझाया जाता था। तो विवाद क्या है? आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है, और प्रेमचंद्र हैं। ये कुछ साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं जो प्रसाद की नाट्य भाषा को अनुपयुक्त मानते हैं। इनका कहना है कि प्रसाद की जो भाषा है ना वो बहुत बेकार भाषा है, नाटक के लिए तो वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, नाटक के लिए वो बहुत ही बेकार भाषा है। समीक्षक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी अन्य की समीक्षा करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी समीक्षा करोगे कि यार आप कैसा पढ़ा रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप बुरा पढ़ा रहे हो, आप किस तरह के पढ़ा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि प्रसाद जो है ना वो एक ढंग की बड़ी चित्रमयी लच्छेदार भाषा का उपयोग करता है। मतलब प्रसाद की जो भाषा होती है ना वो बहुत ही डिज़ाइन भाषा होती है। प्रसाद उसमें सहज नहीं रहते। प्रसाद जान पूछ करके एक बड़ी चित्रमयी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, कि जान पूछ के कठिन कठिन शब्दों को डालते हैं, जैसे कि शशि थरूर हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है और मैं आपसे कहूँ कि आप शशि थरूर से बात करो तो आप कहोगे यार इसकी भाषा मेरे समझ से तो बहुत परे है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा कि आप सुधा मूर्ति जी से बात करो तो आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंग्लिश है ना वो आपके इंग्लिश की जैसी है या हमसे थोड़ी सी अच्छी है। लेकिन शशि थरूर की जो इंग्लिश है वो बड़े ही बना बना के इंग्लिश बोलते हैं। उनका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस होता है ना, जो वाक्य विन्यास होता है वो बहुत ही टफ होता है। तो प्रसाद की जो भाषा है ना वो कुछ इस तरह की रहती है। ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जो उनका ये मानना है कि प्रसाद की जो नाट्य भाषा है ना वो बड़ी निर्जीव है, बहुत ही जटिल भाषा, मतलब एकदम खत्म भाषा है। प्रेमचंद कहते हैं कि मानो कई मन मिट्टी के बोझ से दबी कोई लाश हो। मतलब इतनी गंदी भाषा है प्रसाद के नाटक की कि उन्होंने उसकी तुलना ना मिट्टी के नीचे जो दबी लाश होती है ना उससे उसकी तुलना करी है। दबी लाश का मतलब है कि जो लाश सड़ गई होगी। जाहिर सी बात, अगर कोई लाश मिट्टी के नीचे दबी होगी तो वो सड़ जाएगी। तो प्रसाद की जो भाषा है ना वो ऐसी ही है, ऐसा प्रेमचंद का कहना है। जो हबीब तनवीर है उनका ये मानना है कि प्रसाद की जो नाट्य भाषा है वो कठिन तो है,
लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही समृद्ध है। तो कई लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है प्रसाद की भाषा को लेकर के। यही भाषा प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में भी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से आरोप है जो प्रसाद की भाषा के ऊपर लगाए जाते हैं। सबसे पहला आरोप है तत्समता का, कि प्रसाद जो है ना वो तत्समी भाषा लिखते हैं। तत्समी का मतलब होता है कि अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत से निकले हुए होते हैं, प्रसाद उस शब्द का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, संस्कृत जो है वो जनसाधारण के लिए तो समझने के लायक है नहीं उस वक्त, क्योंकि प्रसाद 90s के टाइम के है, आज़ादी से पहले की बात है। उस वक्त पढ़े लिखे लोग इतने थे नहीं, कुछ 4-5-6% जो हमारी लिटरेसी थी वो थी, तो लोग संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसलिए जो प्रसाद की भाषा है ना वो संप्रेषणीय नहीं है, मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकते, वो ऐसी भाषा नहीं है। परंतु वास्तविकता यह है कि प्रसाद जो है ना वो अपने नाटक जनसाधारण लोगों के लिए लिखते ही नहीं थे। इसके अलावा जो प्रसाद नाटक लिखते हैं ना वो लिखते हैं एकदम, अधिकांश नाटक जो हिस्सा होता है ना वो बहुत ही सरल भाषा में होता है, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा होता है जो तत्समी भाषा में होता है। प्रसाद कहते हुए हैं कि मेरे जो नाटक है ना वो चौराहे पर बैठने वाले जो लोग हैं ना उनके लिए नहीं है, जो जो किनारे पे बैठने वाले, चौराहे पे बैठने वाले जो लोग होते हैं, मैंने अपनी रचनाएं उनके लिए लिखी ही नहीं है। मैंने तो बहुत जो इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमान लोग हैं, मैंने अपना नाटक उन लोगों के लिए लिखा है और उनको संस्कृत आती है। जैसे प्रसाद की कुछ भाषा में जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान है, कुछ सेंटेंस बहुत आसान है। जैसे देवकी कहती है, जब कोई एक नाटक में कोई व्यक्ति उससे बदतमीजी करता है देवकी, तो देवकी कहती है कि चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। अब इसमें ना समझने वाली बात क्या है, आसानी से समझ में आ रही है कि देवकी क्या कहना चाह रही है। इसके अलावा प्रसाद की जो भाषा है ना वो भारतेंदु और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है उनकी तरह हिंदुस्तानी शैली की नहीं है, बल्कि वो कालिदास और भवभूति की परंपरा से प्रभावित है, जो आगे चलकर मोहन राकेश के लहरों के राजहंस में भी दिखाई पड़ती है, जो अपने सामान्य विधान में तत्समी है। बात यही कह रहा है कि जो भारतेंदु और शिव प्रसाद सितारे हिंद है उनकी जो भाषा है वो हिंदुस्तानी शैली की है, आम लोगों की भाषा है, बिल्कुल प्योर हिंदी भाषा है। लेकिन जो प्रसाद की भाषा है वो कालिदास से प्रभावित है। कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतला लिखी है जो कि संस्कृत भाषा में, तत्समी भाषा में, जो भवभूति है उन्होंने भी संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्व दिया है, और जो प्रसाद है ना उन्होंने भी इन्हीं परंपरा की भाषा को अपनाया, उन्होंने अधिकांश जो है वो तत्समी शब्दों को अपनाया। तो ये बड़ी उसमें कमी है। इसके अलावा और क्या दिक्कत है, प्रसाद जो है ना वो खिचड़ी भाषा के विरोधी थे। खिचड़ी भाषा का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो उसमें 5 तरह के कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर जो हरियाणा का है, एक कैरेक्टर जो है तमिल बोलता है, एक कैरेक्टर जो है वो तेलुगु बोलता है, और एक कैरेक्टर जो है वो असमी बोलता है। अब पिक्चर चल रही है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड, अब अगर सारे ही कैरेक्टर अपनी अपनी भाषा बोलेंगे ना तो क्या उत्तराखंड में बैठा कोई व्यक्ति उन लोगों की भाषा समझ पाएगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ हिंदी बोलनी आती है, वो सारी भाषाएं कहाँ से समझेगा। तो इसको बोलते हैं खिचड़ी भाषा, जब एक ही नाटक में ना हर कोई कैरेक्टर अपनी अपनी भाषा बोलने लगता है जो समझ में नहीं आती, तो इसे खिचड़ी भाषा बोलते हैं। प्रसाद इस तरह की भाषा का विरोध करते हैं। प्रसाद खिचड़ी भाषा के विरोधी हैं और नाटकीय प्रभाव बनाने हेतु एक निरंतर भाषाई वातावरण बनाए रखना चाहते हैं। प्रसाद चाहते हैं कि रचना में ना एक तरह की भाषा हो, हर कैरेक्टर अपनी अपनी भाषा ना बोले, क्योंकि प्रसाद का मानना है कि अगर सभी पात्र अपने अनुकूल भाषा बोलेंगे ना तो नाटक को समझेगा कौन। और इस कारण प्रसाद पर आक्षेप लगाया जाता है कि उनकी जो भाषा है ना वो पात्रानुकूल नहीं है। अनुकूल भाषा यही होती है कि अगर पात्र जो है वो तमिल का रहने वाला है तो वो तमिल भाषा बोले, लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो ये संप्रेषणीय नहीं होगा। जैसे धातु सेन जो है वो रचना में एक कैरेक्टर, एक चरित्र है, वो सिंगली बोले, जो खिंगिल नाम का कैरेक्टर है वो हूणु की भाषा बोले, तो दर्शकों के लिए जो भाषा है ना वो अबोधगम्य हो जाएगी, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये बात भी क्या कर रहे हैं। प्रसाद के ऊपर और कौन सा आरोप लगाया जाता है, एक उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसमें ना अभिनयोचित चांचल्य जो है ना उसका अभाव है। ये अभिनयोचित चांचल्य क्या होता है, मतलब कि भाषा में जो है ना ध्वन्यात्मकता नहीं है, भाषा में जो है वो उतार चढ़ाव नहीं है। उतार चढ़ाव का मतलब ये कि कभी भाषा की जो पिच है वो बहुत हाई हो जाए, कभी पिच जो है वो बहुत लो हो जाए। द्वंद्वात्मकता का मतलब होता है कि भाषा में ना एक द्वंद्व जैसा दिखाई नहीं देता भाषा के आधार पर, उसमें ध्वन्यात्मकता नहीं है, उसमें लयात्मकता नहीं है। ध्वन्यात्मकता का मतलब होता है कि जब आप भाषा को, आपने कुछ लाइनें लिखी और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई म्यूजिक बजा रहा है, इस तरह की। मैं भी आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा। लयात्मकता का मतलब है कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गाना गा रहा है, तो वो दिखाई नहीं देती है, जबकि ऐसा आरोप गलत है। ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि प्रसाद की भाषा में ध्वन्यात्मकता, लयात्मकता जैसे जो तत्व है ना वो दिखाई देते हैं। उसका एक उदाहरण है कि प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। तो ये क्या, ये ध्वन्यात्मकता का उदाहरण। ध्वन्यात्मकता मतलब क्या होता है कि जहाँ से कुछ, आप जब लाइन को पढ़ते हो तो आपको कुछ महसूस होता है कि यार कुछ ध्वनि हो रही है, कुछ लय है, तो इस लाइन को पढ़ने को आपको वैसा महसूस होगा। इसके अलावा अन्य कुछ विशेषताएं भी हैं प्रसाद की, जैसे प्रसाद जो है उन्होंने
कम शब्द में व्यापक अर्थ समझाने के लिए सूत्र भाषा का प्रयोग किया है। सूत्र भाषा मतलब होता है कि जब आप कोई बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हो और आप उसके लिए बहुत ही कम शब्दों का यूज़ करते हो, जैसे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे, सॉरी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये क्या है, ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका जो मतलब होता है ना वो बहुत बड़ा है। कि आपने समझा कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे लिखाई नहीं करोगे तो आप नीचे रह जाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो ये इसका कुछ अर्थ निकलता है। लेकिन इस पूरे बड़े अर्थ को समझाने के लिए हमने क्या करा, एक छोटा सा सेंटेंस यूज़ करा, तो इसको बोलते हैं सूत्र भाषा। जब आप बहुत बड़े अर्थ को समझाने के लिए छोटे वाक्यों का यूज़ करते हो। तो इसमें प्रसाद कहते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, मतलब कि आपको अधिकार मिल जाता है, आप राजा बन गए, आपके पास बहुत सारी पावर आ गई, लेकिन एक वक्त के बाद क्या लगता है ना कि मतलब इसमें कोई सार नज़र नहीं आता कि यार क्या है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इसके अलावा और खासियत क्या है प्रसाद की भाषा की, जो ऐतिहासिक वातावरण के लिए ना प्रसाद ने कुछ शब्दों का यूज़ किया है, जैसे स्कंधावार हो गया, महानायक हो गया। अब आप सोचो कि आप कोई ऐतिहासिक रचना पढ़ रहे हो और आप उस ऐतिहासिक रचना में नाम लिया हो कि माय नेम इज़ डॉली। अब ये क्या नाम, ये आधुनिक नाम लग रहा है, ये कोई पुराना नाम लग रहा है, नहीं लग रहा, ये तो बहुत आधुनिक नाम लग रहा है। यहाँ पे आप कोई ऐसा ना कि जॉन नाम है मेरा, तो ये क्या है, ये बहुत ही आधुनिक नाम लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐतिहासिक रचना है ना तो वहाँ पर जो शब्दावलियाँ होनी चाहिए वो ऐतिहासिक होनी चाहिए। तो ये प्रसाद की भाषा शैली की विशेषता है कि उन्होंने ऐतिहासिकता को दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसे स्कंदावार हो गया और महानायक हो गया। इसके अलावा आगे कंक्लूजन की बात करते हैं। अतः स्कंदगुप्त की भाषा में वो सभी तत्व उपस्थित हैं जो किसी भी साहित्यिक भाषा की सृजनात्मकता को दिखाते हैं, जैसे उसमें ध्वन्यात्मकता है, उसमें सूत्र भाषा है, ठीक है, ये मुहावरे भी हैं, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। साथ ही साथ नाटक के मंचन ना होने के पीछे भी कहीं ना कहीं भाषा की ही भूमिका है, क्योंकि साधारण व्यक्ति तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। और इकोनॉमिक्स की भी हमने कुछ लेक्चर आपके लिए हैं, आप वहाँ जाएं और वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।